My name is Manish Katiyar and I am from Axis College, Kanpur. Today we are going to take up a lecture on business environment and legal aspect of business. Basically I am covering legal aspect of business. This is from starts from unit number 3 and this is lecture number 19 and the topic is capacity of parties. लास्ट टर्न पे हम लोगों ने डिस्कस किया था एग्रीमेंट, इन्फोर्सेबिलिटी एंड कंसिडरेशन। 3 चीज़ें डिस्कस करी थी हम लोगों ने, क्या क्या? नंबर 1 एग्रीमेंट, सेकंड इन्फोर्सेबिलिटी, थर्ड वन वाज कंसिडरेशन। और इन सब से पहले बेसिक्स में मैंने आपको बताया भी था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो भी पार्टीज़ हैं वो माइनर ना हो के क्या हो, मेजर हों, और दोनों पार्टीज़ ही मेजर होनी चाहिए, क्योंकि जो भी एग्रीमेंट या अनुबंध होगा 2 लोगों के बीच में होगा। कोई पर्सन अपने आप से कैसे अनुबंध कर सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है। और ये भी बताया गया था कि एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। और मैंने आपको एक चीज़ रेफरेंस में दी थी कि डे टू डे बेसिस पे हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अपने प्रैक्टिकल या डेली लाइफ में इस्तेमाल करते रहते हैं। सपोज़ आपको मार्केट से फ्रूट्स ख़रीदने हैं, आप फ्रूट वेंडर से पूछते हैं, वो फ्रूट वेंडर चिल्ला रहा है, आम के बारे में बोल रहा है, साहब 40 रुपये किलो आम, 50 रुपये किलो आम। वो क्या दे रहा है आपको? ऑफ़र दे रहा है। आप उसके पास जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं मैंगोज़ को, तौलते हैं, 50 रुपीज़ के जी आप पेमेंट करते हैं। तो क्या होता है, जब आप सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो क्या हुआ, आपने एक्सेप्टेंस अपनी दे दी, पेमेंट उसको करते हैं और अपने मैंगोज़ अपने पास रख लेते हैं, तो उसको कंसीडरेशन भी मिल गया और आपको भी कंसीडरेशन मिल गया। ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं। इसको बेटा कभी कॉम्प्लिकेटेड मत करना बहुत ज़्यादा कि मैं इसको रट लूँ और तब लिखूँगा। पहले इसको समझो कि क्या एक्ट कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है। बहुत बेसिक सी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन कई बार हम लोग उनको बार बार पढ़ते हैं, स्पेशली जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने धीमे धीमे चीज़ों को डिस्कस किया, स्पेशली हमने स्लाइड्स में डिस्कस किया क्या क्या। सबसे पहले हम लोगों ने एग्रीमेंट, इन्फोर्सेबिलिटी उसके बाद हम लोगों ने कंसीडरेशन के बारे में डिस्कस किया। ये क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। डिस्कस कर रहे हैं इसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान रखेंगे हम लोग क्या डिस्कस करना है, इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, एग्रीमेंट डिस्कस कर लिया है, इन्फोर्सेबिलिटी डिस्कस कर ली है, कंसीडरेशन डिस्कस कर लिया है। बिसाइड्स इट, इसके अलावा हमने आपको माइनर और मेजर का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया है। और इसके संग संग हमने वाइड कॉन्ट्रैक्ट भी बताया था। ध्यान रखेंगे, वाइड एंड वाइडेबल। वाइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती। क्यों नहीं है लीगल वैलिडिटी, किस वजह से नहीं है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन वाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिनको कानूनी रूप से कोई मान्यता नहीं मिली है। ठीक है, अब बात आती है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। एग्रीमेंट, इन्फोर्सेबिलिटी एंड कंसीडरेशंस के बाद हम लोग कैपेसिटी ऑफ पार्टीज की तरफ मूव करते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ लेट्स कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कह रहे कैपेसिटी ऑफ पार्टीज refers to each party who is entering a contract. Capacity of parties refer to each party. Each party मतलब हर तरह का पर्सन, who is entering a contract, जो एक अनुबंध के तहत कवर हो रहा है। देखिए हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं पर्सन पर्सन पर्सन, तो ये पर्सन किस तरह के होते हैं अभी आप लोग इनकम टैक्स में आगे पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ पर्सन, उन्होंने 5 तरीके 7 तरीके के पर्सन्स के बारे में डिस्कस किया है। जैसे हम और आप लोग हैं, हम लोग क्या है, नेचुरल पर्सन, हमको नेचर ने बनाया है, नेचुरल पर्सन। एक होते हैं आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मतलब जिनको पर्सन की कैटेगरी में कवर किया गया है, लेकिन किसके द्वारा, एज पर लॉ। लाइक आप एग्जांपल के तौर पर समझते, पार्टनरशिप फर्म, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, ये सब क्या है, ये एक पर्सन है। इसकी डेफिनेशन कहाँ दी गई है,
इनकम टैक्स एक्ट में। तो हम लोग यहाँ पे जो एक वर्ड रेफर कर रहे हैं पार्टीज, तो मतलब हम पर्सन से रेफरेंस ले रहे हैं। करेक्ट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज रेफर्स टू ईच पार्टी हु इज एंटरिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड, ईच इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू हैव द मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी to understand the terms of the contract and to make the decision to enter it। लाइन को ध्यान से समझते हैं। Each is required by law to have the mental and intellectual capacity। mental मतलब दिमागी तौर से, इंटेलेक्चुअल मतलब जो चीज़ आपको समझाई जा रही है आप उसको समझ रहे हैं, आप अपने बुद्धि विवेक और ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए किसी भी अनुबंध की नियम और शर्तों को समझ रहे हैं, उसको बोला जाता है इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। ठीक, और दूसरी तरह से बोला जाए इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, जैसे मैंने बोला एलिफेंट, तो आपको एक विशालकाय जानवर के बारे में ख्याल आता है जिसको बहुत बड़ा शरीर होता है, क्या वो इंटेलेक्चुअल, आप मैंने रेफरेंस दिया तुरंत समझ गए। तो ईच इज रिक्वायर्ड बाय लॉ to have the mental and intellectual capacity to understand the terms of the contract and to make the decision to enter it। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे मैंने आपको शॉपिंग मॉल का एग्जाम्पल दिया। शॉपिंग मॉल में ग्रोसरी स्टोर है जिसको आप लोग जनरल स्टोर भी बोलते हैं, बिग बाजार टाइप का। ग्रोसरी स्टोर में गए, एक आपको टोमेटो केचप या जैम का बॉटल आपको लेना था, आपने लिया। तो जब भी आप जैम का बॉटल या टमाटो केचप परचेज कर रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि अगर इस टोमेटो केचप को उठा के हमने अपनी बास्केट में रखा, दैट मीन्स इसको हम अब परचेज करना चाह रहे हैं। शॉपकीपर क्या समझेगा कि आप इसको परचेज करना चाहते हो, उसने ओपन ऑफर दे रखा था, शेल्फ में लगा के रखे हुए थे, वो ऑफर था, आपने शेल्फ से उठा के बॉटल अपनी बास्केट या ट्रॉली में रख ली, तो वो क्या हो गया, एक्सेप्टेंस हो गई। जब बिलिंग काउंटर पे आप जाएंगे, पेमेंट करेंगे, तो क्या होगा, कंसीडरेशन मूव हो जाएगा, टोमेटो केचप आपका और मनी कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आप किसी भी अनुबंध की नियम और शर्तों को समझ सकें। आपकी मानसिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए, आपका विज़न ऐसा होना चाहिए कि किसी भी अनुबंध की नियम और शर्तों को आप समझ सकें। ये बताया जा रहा है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में। थर्ड, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कंसेंट, वर्ड है कंसेंट, CONSENT, मतलब सहमति। कंसेंट मीन व्हेन बोथ पार्टीज एग्री to a thing in the same sense of mind। ठीक, consent means when both parties agree to a thing in the same sense of mind। सेम सेंस ऑफ माइंड का मतलब जो चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट की अनुबंध की शर्तों को, उसको आप समझ रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक शॉपकीपर के पास जाते हैं, नॉर्मल लोगों की आदत होती है, शॉपकीपर के पास गए, उन्होंने कहा चॉकलेट दे दीजिए, तो वो ऑफ़र देता, कौन सी चॉकलेट, तो वो आप कह रहे हैं कि वो पता नहीं सिल्क टाइप का कुछ नाम होता है उसका, काफ़ी बड़ी साइज़ में आती, कॉस्टली आती है, लेकिन आप उसको आइडेंटिफाई नहीं, तो वो समझ गए हाँ सर कैडबरी की सिल्क आती है, वो आपको उठा के दे देता है। तो उसने एक टूटी फूटी इन्फॉर्मेशन आपको दी शॉपकीपर को, शॉपकीपर समझ गया कि कस्टमर क्या चाहता है, उसने वो चीज़ उठा के दे दी। अब कैडबरी सिल्क ली है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इसके कस्टमर के दिमाग में ये होगा कि चॉकलेट सिल्क की बनी हुई है, नहीं, प्रोडक्ट का नाम है सिल्क। तो यहाँ पे सेम सेंस ऑफ माइंड का मतलब है जो चीज़ आप चाहते हैं वही चीज़ आपको रिसीव हो रही है। तो यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ में के बारे में बताया गया है कि कोई भी कस्टमर, कोई भी पर्सन किसी भी तरीके का कोई भी अनुबंध कर रहा है तो वो अनुबंध उसको समझ में आना चाहिए। अगर अनुबंध समझ में नहीं आता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वाइड होगा।
केस लॉज भी इसके बारे में, मोरी वीवी वर्सेस धर्मदास घोष इसी से रिलेटेड है। आप लोग बुक्स में सर के रेफरेंस को जरूर पढ़ें। मोरी वीवी वर्सेस धर्मदास घोष इसी से रिलेटेड केस लॉ बनाया गया है। वो बोलता है कि किस तरीके से मोरी वीवी को कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस समझ में नहीं आई थी और उन्होंने अपनी सहमति दे दी थी। इसको थोड़ा सा डिटेल में आप लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है फ्री कंसेंट। लास्ट टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे हम लोग क्या, कंसेंट मतलब सहमति। सहमति किससे, अनुबंध की नियम और शर्तों की सहमति। कॉन्ट्रैक्ट की, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप करें, देखिए यहाँ पे जो हम लोग अनुबंध की बात करें, मैं आपको एग्जांपल डे टू डे लाइफ के दे रहा हूँ। यहाँ पे अनुबंध को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। सपोज आप एक पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहते हैं, हालांकि हमको आगे पढ़ना है इसके बारे में। एक पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहते हैं, कोई भी दो लोग मिलकर पार्टनरशिप फर्म क्रिएट कर सकते हैं, साझेदारी संस्था जिसको बोलते हैं। तो पार्टनरशिप जब आपने क्रिएट करी तो कुछ नियम और शर्तें आपने बनाई होंगी। आपने लिखा होगा कि दोनों लोग 5-5 लाख रुपए की कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे फर्म बनाने में, फर्म का नाम ये होगा, फर्म के बैंक अकाउंट पे दोनों लोगों के सिग्नेचर होंगे, चेकबुक पे दोनों लोगों के सिग्नेचर होंगे, दोनों लोग प्रॉफिट किस प्रपोर्शन में, किस अनुपात में प्रॉफिट को शेयर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, नियम और शर्तें। किससे रिलेटेड, एक पार्टनरशिप फर्म को बनाने की क्या क्या नियम एंड शर्तें थी। तो इस तरह के अनुबंध के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग अब आगे के यूनिट्स में मूव कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ फ्री कंसेंट। कंसेंट इज सेट टू बी फ्री when it does not caused by, यानी कि अफेक्टेड हो। कंसेंट तब फ्री मानी जाएगी, मतलब आपकी सहमति, ये माना जाएगा कि आपकी सहमति बिल्कुल फ्री माइंड से ली गई है। कब, जब ये कोवर्जन मतलब प्रताड़ना, कोवर्जन का मतलब आपको प्रताड़ित किया गया हो, डराया धमकाया गया हो, डराने और धमकाने के बाद आपकी सहमति ली गई हो। बी, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनैतिक दबाव आपके ऊपर बना दिया गया, क्योंकि आप इस पोजीशन में थे कि आप कुछ कह ही नहीं सकते थे। एग्जाम्पल अभी क्लियर करेंगे। फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब है कि जानबूझ के डेलिबरेटली आपको ऐसी नियम और शर्तें बताई गई कि जिसका उद्देश्य ही ये था कि आपको ठगना, आपके संग धोखाधड़ी करना। मिसरिप्रेजेंटेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आपको तथ्यों को गलत तरीके से बताया गया है। एंड मिस्टेक, यानी कि कोई गलती हो गई, ह्यूमन एरर हो जाती है। हालांकि मिस्टेक भी दो तरह की होती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। डिस्कस करते हैं इसको। एक एक चीज़ को कोवर्जन मतलब प्रताड़ना। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, आप अपने जॉब से शाम के टाइम घर लौट रहे थे और रास्ते में किसी ने आपका मोबाइल फ़ोन छीन लिया। आप नज़दीकी पुलिस थाने में गए और अपने कंप्लेंट लिखाई कि साहब मेरा मोबाइल फ़ोन छीन लिया किसी ने। पुलिस वालों ने मेहनत करके एक चोर को पकड़ा, न्यायालय के समक्ष उसको प्रस्तुत किया गया और जज साहब ने पूछा कि आपने इनका फ़ोन छीना? तो चोर कह रहा है नहीं साहब मैंने छीना नहीं था, इन्होंने मुझे अपना फ़ोन खुद दिया था। देखिए स्टेटमेंट चेंज कर गया चोर। जज साहब भी बड़े अचंभित, ये कैसे हो गया। उन्होंने पूछा अच्छा इन्होंने आपको फ़ोन अपना दिया था? कहा हाँ साहब दिया था। कैसे दिया था? कहा कुछ नहीं साहब, वो हमने अपनी रिवॉल्वर इनको दिखाई, इन्होंने फ़ोन दे दिया। तो ये क्या था, कोवर्जन। जैसी रिवॉल्वर आपने देखी आप डर गए, आपने तुरंत उसको मोबाइल दे दिया, तो इसको बोलते हैं प्रताड़ना। और इस तरह से किसी तरह का कोई भी एग्रीमेंट हुआ, आपको प्रताड़ित करके कोई एग्रीमेंट किया जा रहा है, तो वो क्या होता है, वाइड होगा या वाइडेबल होगा। ये देखा जाएगा आगे नियम और शर्तों के हिसाब से। अनड्यू इन्फ्लुएंस, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सेकंड है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब है अनैतिक दबाव बना दिया गया। अब ये तो वही हम लोगों स्टूडेंट के संग भी होता रहता है, क्लास में पढ़ते हैं। फादर कह रहे हैं कि एग्ज़ाम्स में अगर 80% नहीं आए तो तुमको दुकान पे बैठा लूँगा। अब आप डर गए
कि दुकान पे बैठना पड़ेगा 14-14 घंटे पापा के साथ में, और कहीं घूम फिरनी मौज मस्ती सब बंद हो जाएगी। अब आपको ऊपर एक अनड्यू इन्फ्लुएंस, अच्छा ये हमेशा ध्यान रखना कि आपके गार्जियन आपके ऊपर हमेशा एक अनड्यू इन्फ्लुएंस रखते हैं। आप उनकी बात नहीं मानो, कह रहे ठीक है। अब आप कह रहे हो नहीं साहब मैं 18 साल से ऊपर का हो गया हूँ और मेरे राइट्स हैं, तो फादर क्या कहेंगे, बेटा गेट खुला हुआ है, अपने राइट्स बाद में एग्जीक्यूट करना जाके। अब क्या मजबूरी है? पापा कहेंगे कि नहीं गेट खुला हुआ है, तुम्हारी लाइफ है 18 साल से ऊपर का होगा, ये जो मोबाइल और बाइक और कार से तुम घूम रहे हो सब यही चाबियाँ यहाँ रख दो और जाइए। और डर गए कि दोस्तों के संग कैसे बातचीत करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस का एग्जाम्पल था कि किस तरीके से कोई आपके ऊपर अनैतिक प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अब इस तरह का प्रभाव बना के आपसे कोई सहमति ले ली गई, तो वो सहमति, वो एग्रीमेंट क्या होगा, वाइड या वाइडेबल होगा। फ्रॉड, फ्रॉड क्या होता है कि डेलिब्रेट, वर्ड ध्यान रखना, डेलिब्रेट, जानबूझकर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की, अनुबंध की नियम और शर्तों को इसलिए बनाया गया है कि आपके संग धोखाधड़ी की जा सके। तो इस तरह से अनुबंध, जो भी अनुबंध होंगे वो क्या होंगे, वॉइड एग्रीमेंट होंगे। हम यहाँ पे फ्री कंसेंट से रिलेटेड आगे के टॉपिक्स को भी समझते चल रहे हैं कि इनका इम्पैक्ट क्या होगा। मिस रिप्रेजेंटेशन, तथ्यों को तोड़ मरोड़ के गलत तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, वो होता है मिस रिप्रेजेंटेशन। किसी भी अनुबंध की नियम और शर्तों को इस तरीके से आपको समझाया जाए, मिस रिप्रेजेंट किया जाए और उससे आपकी सहमति ली जाए, तो वो बोलता है क्या, मिस रिप्रेजेंटेशन। आपको तथ्यों को छिपा के चीज़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। और इस तरीके से अब आपको बताया गया कि पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, एक्सपोर्ट करने का काम करेंगे, 100% का मार्जिन है, और इस तरह की फिगर्स आपको दिखाएंगी, आपको लगता है कि हाँ वैसे बहुत प्रॉफिट होता है, लेकिन इनफैक्ट आपको प्रॉफिट नहीं हो पाया। तो क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि जो तथ्य आपके सामने प्रेजेंट किए गए वो मिस रिप्रेजेंटेड थे, गलत तरीके से प्रस्तुत किए गए थे। नेक्स्ट है मिस्टेक। देखो मिस्टेक दो तरह की होती हैं, मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। देखिए अगर कोई मिस्टेक ऑफ लॉ है, कानूनी रूप से कोई मिस्टेक हो रही है, तो वो एग्रीमेंट वाइडेबल होता है, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो वो एग्रीमेंट क्या होता है, वाइड होता है। मैं स्टार्टिंग से आपको बोलता चला आ रहा हूँ, वाइड एंड वाइडेबल, ध्यान से समझ, फिर से मैं रेफरेंस में ले रहा हूँ। वाइड का मतलब है वो एग्रीमेंट जिनकी कानूनी रूप से कोई बाध्यता नहीं है, कोई वैलिडिटी नहीं है। वाइडेबल का मतलब है वो अनुबंध जिनको एक पार्टी तो एग्जीक्यूट करना चाहती है लेकिन दूसरे पार्टी की इच्छा पर डिपेंड करता है। तो इसको बार बार ध्यान से पढ़िएगा, वाइड एंड वाइडेबल। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे एग्रीमेंट, सेकंड हम लोगों ने पढ़ा इन्फोर्सेबिलिटी, थर्ड हम लोगों ने पढ़ा कंसीडरेशन, फिर हमने पढ़ा फ्री कंसेंट। ये किस रेफरेंस में पढ़ रहे हैं कि किसी भी अनुबंध को करते समय क्या क्या इसेंशियल्स एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो पहले बोला एग्रीमेंट, सेकंड बोला इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ, थर्ड हमने पढ़ा कंसीडरेशन, फोर्थ हमने पढ़ा फ्री कंसेंट। कंसेंट कब फ्री होगी, ये 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, 5 पॉइंट। The consent is said to be free when it is not caused by coercion, एग्जाम्पल दिया आपको, undue influence, एग्जाम्पल दिया, fraud, misrepresentation and mistake। इन पांचों में से, ये 5 ही होते हैं, हालांकि मिस्टेक के 2 पार्ट हैं, मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। इन पांचों से अगर आपका कंसेंट, आपकी सहमति प्रभावित है तो अनुबंध या तो वाइड होगा या वाइडेबल होगा। बार बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ वाइड एंड वाइडेबल, ध्यान से समझना। नेक्स्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आपके सिलेबस में दिया गया है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ये किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ये एक जिम्मेदारी है जो आपको सौंपी गई है।
किसके द्वारा? एज पर लॉ। क्योंकि सेकंड पॉइंट क्या था? एग्रीमेंट एंड इन्फोर्सिबिलिटी। तो इन्फोर्सिबल कौन कर रहा है? लॉ कर रहा है। कौन सा लॉ? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल because one or the other essentials for the formation of a contract are absent। कह रहे हैं कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अनुबंध नहीं है, क्योंकि इसमें वन या तो कोई एक अथवा अदर इसेंशियल्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर एब्सेंट। कौन कौन से इसेंशियल्स होते हैं? हम लोगों ने पढ़ा था इसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन से थे? एग्रीमेंट, इन्फोर्सिबिलिटी, कंसिडरेशन एंड फ्री कंसेंट। बार बार आप कह रहे होंगे सर बार बार इसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको लर्न हो जाए कि अगर कंसिडरेशन मिसिंग है तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है, अगर इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है, एग्रीमेंट अगर नहीं है तो इनवैलिड है, अगर इन राइटिंग एग्रीमेंट नहीं है तो इनवैलिड है। ये सारी चीज़ें हम बार बार इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जो चीज़ें डिस्कस करते चले आ रहे हैं। फ्री कंसेंट, आपकी सहमति आपसे फ्री नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, 5 चीज़ों से वो अफेक्टेड हो रही है। कि कौन कौन सी थी? कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन से अफेक्टेड है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोल रहा है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। कहता है किसी तरह का अनुबंध नहीं है। क्यों नहीं अनुबंध है? तो या तो इसमें कंसिडरेशन नहीं होगा, या फ्री कंसेंट आपकी नहीं होगी, या एग्रीमेंट नहीं होगा, लेकिन इन्फोर्सिबिलिटी होगी। ये ध्यान रखना। इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ तो डेफिनेटली प्रेजेंट होगी। ठीक, पढ़ते हैं। पहली बात समझ में आ गई? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल बिकॉज वन or the other essentials for the formation of a contract are absent. Second, it is an obligation imposed by law। जब भी आपसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछा जाए तो इसको ध्यान से समझेंगे। कहते हैं इट इज़ एन ऑब्लिगेशन, ये एक जिम्मेदारी है, एंड इम्पोज्ड बाय लॉ, ये कानून के द्वारा आपको दी गई है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द अनदर, किसी दूसरे के फ़ायदे के लिए, इवन इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई अनुबंध नहीं है लेकिन ये जिम्मेदारी आपको सौंप दी गई है। ठीक, अभी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आएंगे तब इसका रेफरेंस हमको बार बार लेना पड़ेगा। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट फिर से देखते हैं। व्हाट इज़ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन ऑब्लिगेशन विच इज़ इम्पोज्ड बाय लॉ अपॉन ए पर्सन, किसी व्यक्ति के ऊपर, फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर, किसी दूसरे के फ़ायदे के लिए, इवन इन द एब्सेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। कोई अनुबंध नहीं है फिर भी आपको इस कॉन्ट्रैक्ट में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सोच के देखते हैं ऐसे कौन से एग्रीमेंट, कौन से अनुबंध है जिसमें हमको अननेसेसरी इन्वॉल्व होना पड़ता है। आइडिया दिमाग में नहीं आता है कि कौन से क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में कवर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि किसी बच्चे के या किसी गार्जियन को या किसी माइनर बच्चा था, सपोज भगवान ना करे किसी के संग ऐसा हो, कुछ मिस हैपनिंग हो गई और उस बच्चे के कोई गार्जियन नहीं, तो कानूनी रूप से बच्चे के जो भी गार्जियन अवेलेबल थे उनको एज ए गार्जियन बना दिया गया। किसने बनाया? कोर्ट ने। कि अब आपको इस बच्चे की देखभाल करनी है, पढ़ाई लिखाई करानी और इसको बालिग बनाना, 18 साल से ऊपर का हो जाएगा तो आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता है तब तक बच्चे की पढ़ाई लिखाई और मेडिकल की जिम्मेदारी किसकी है? जो उसको कोर्ट ने उसका गार्जियन बनाया है। ये होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल भी तरफ में बिजनेस में कहाँ अप्लाई होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? जैसे एजेंट अपॉइंट हुआ तो कंसाइनमेंट आप लोग पढ़ते हैं, तो कंसाइनमेंट में ओनर ने गुड्स कंसाइनी के पास भेजी, एजेंट के पास भेजी, तो जो गुड्स एजेंट के पास जा रही है तो एक ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रही है, दोनों एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, वो होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। एक किस तरह से इम्प्लीकेशन हो रहा है? देखो यहाँ पे फ्री कंसेंट भी नहीं है,
यहाँ पे एग्रीमेंट भी हो सकता है मिसिंग हो, लेकिन एक ही चीज़ इन्वॉल्व होती है इन्फोर्सेबिलिटी। थर्ड, सच ऑब्लिगेशंस आर कॉल्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और implied contract because the outcome of such obligation resembles those created by contract। इन्होंने वर्ड यूज़ किया आउटकम, यानी कि कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का जो आउटकम है वो किससे मिलता जुलता है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट से मिलता जुलता होता है। इसलिए कॉसी कॉन्ट्रैक्ट को हम लोगों ने एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में कवर किया है। लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, पूरा कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस किया गया है। कहना द ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन, ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य यानी प्रतिफल ऑफ एन एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल अदरवाइज एग्रीमेंट इज वाइड, बार बार बताया गया। सेक्शन 23 इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द कंसीडरेशन और द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज अनलॉफुल इन फॉलोइंग सिचुएशन। कब कब अनलॉफुल होता है? नंबर 1, हम लोग लीगलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, जब लॉ ने आपको मना किया हो। इफ़ डिफीट द प्रोविज़न ऑफ लॉ, इससे वजह से एग्रीमेंट की वजह से कोई प्रोविज़न डिफीट हो रहा हो लॉ का। फ्रॉड्यूलेंट, यानी कि धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से किया गया हो, इंजरी हो रही हो उसकी वजह से, अनुबंध की वजह से। इफ़ द कोर्ट रिगार्ड इज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, और न्यायालय इसको समझे कि ये इमोरल है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का मतलब ये है कि जो चीज़ समाज में स्वीकार नहीं की जाती है। इस तरह के एग्रीमेंट बारे में बात करी जा रही है, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को कब परफॉर्म किया जाता है, किसके द्वारा किया जाएगा? दोनों जो पार्टीज होती हैं वही परफॉर्म करेंगी। द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर, थर्ड पॉइंट पढ़ रहा हूँ, द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस। पार्टीज, दोनों पार्टीज को करना है। Unless such performance is dispensed with or excused under the Prudent Act or any other law। डिस्पेंस इसका मतलब होता है कि आप नियम और शर्तों से अपने आप को अलग कर लें। ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि किसको पालन करना है। ठीक। उन्होंने लिखा हुआ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज वन ऑफ द वेरियस मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट सेट टू हैव बीन परफॉर्म्ड व्हेन द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस। अनुबंध तब कंप्लीट हो जाएगा जब किसी भी अनुबंध की दोनों पार्टियां अपनी अपनी प्रोमिसेस को कंप्लीट कर रही होती, तो हम मान लेते हैं कि अनुबंध कंप्लीट हो गया। दैट्स ऑल, थैंक यू।